Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here. It is more than a subject. So in this session we are studying about the morphology of the flowering plant, and in the previous session I introduced you that this is the lesson which we are going to study, and in this lesson a lot of topic are reduced, मतलब that is eliminated by the CBSE. CBSE ने बहुत सारे टॉपिक्स को एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। आपको पता है, उसका रीज़न आपको पता है, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बहुत लोगों के अंदर खुशी भी होगी कि हाँ सिलेबस कम हो गया, लेकिन आपके लिए एक नुकसान भी है, आपके मतलब अगर कैसे कह सकते हैं तो नेगेटिव भी है। क्या नेगेटिव है? क्योंकि जब नेक्स्ट ईयर यू विल स्टडी फॉर द नीट एग्ज़ाम, तब ये सारे टॉपिक्स के साथ प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर आपने 11th-12th में वो सारे टॉपिक्स बेसिक नहीं पढ़े हैं तो आपको आगे भी समझने में प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए मैंने बोला है कि एज आई विल कंप्लीट दिस सिलेबस, द प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस बाय द CBSE ऑफ क्लास 11, देन आई विल प्रोवाइड यू द सेशन, दोज सिलेबस आर एलिमिनेटेड, दोज पार्ट्स आर एलिमिनेटेड बाय द CBSE, ठीक है। क्लियर है? तो ये मैं एकदम एश्योर करा सकता हूँ कि हाँ मैं ऐसा करूँगा आपके लिए, कि उससे मेरा भी बेनिफिट है और आपका भी बेनिफिट है, ठीक है। मेरा क्या बेनिफिट है? स्टूडेंट्स को आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हारा क्या बेनिफिट है? तुम्हें आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोनों का कॉमन मोटो है, कॉमन एम है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यस्टरडे आई इंट्रोड्यूस यू व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, क्या होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने मॉर्फोलॉजी को लेके आपको बहुत सारे पार्ट्स बताए थे प्लांट में, ठीक है, कि वॉट एवर पार्ट्स वी कैन स्टडी एक्सटर्नली फिजिकली, ठीक है, दो पार्ट्स नोन एज मॉर्फोलॉजिकल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ऐसी स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल पार्ट्स की स्टडी कर रहे हैं। तो वो है क्या? एक्चुअली वो क्या है? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले मैंने आपको पार्ट्स ऑफ द प्लांट बता दिए थे। देन आई टोल्ड यू अबाउट द फ्लावर्स की अरेंजमेंट के बारे में बता दिया था कि फ्लावर्स क्या होते हैं। आज यही टॉपिक क्योंकि आपके सिलेबस में यही है कि इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। इन योर सिलेबस यू हैव टू नॉट स्टडी अबाउट द रूट, लीफ एंड स्टेम, इन तीनों के बारे में आपको स्टडी नहीं करनी है। ओनली यू हैव टू स्टडी अबाउट द इन्फ्लोरेसेंस एंड द फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस के बारे में ही स्टडी करनी है, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बता दूँ कि वाइल अटेंडिंग द सेशन प्लीज़ कीप द NCERT वीडियो, ठीक है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मुझसे, मैं बात भी करता रहता हूँ उनसे, उनके मैसेजेस भी आते रहते हैं। तो एक कॉमन प्रॉब्लम निकल के आ रही है कि जब भी वो पढ़ते हैं तो नोट्स बताते रहते हैं। तो उससे क्या होगा, या तो वो समझेंगे या तो नोट्स बनाएंगे। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों काम एक साथ कर सकते हैं, कि वो समझ भी रहे हैं और नोट्स भी बना रहे हैं। क्लियर है? तो आप सबसे पहले एक काम करो कि जब भी आप सेशन को अटेंड कर रहे हो तो अपने साथ NCERT बुक को रखो। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि वो NCERT में नहीं है, एक्स्ट्रा है, तो उसको NCERT में ही हल्का सा मतलब अपने नोट्स बनाते चलो। बाद में उसको अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से उसको एक फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। क्लियर है? तो इससे क्या होगा, आपकी NCERT भी रिवाइज हो जाएगी। आपने NCERT से मेरे टॉपिक्स को क्या कर लोगे, कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू स्टडी NCERT, ठीक है। आपको NCERT ही पढ़ना है। तो ये मैं जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी, वो बेस्ट है। अगर आपके पास और कोई ऑप्शन है तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट स्ट्रेटजी है, जिससे आपको NCERT भी पढ़ने को मिल जाएगी और आप टॉपिक्स भी पढ़ सकते हो। और बाद में एक बार जैसे 20 या 30 मिनट का सेशन होता है, इसको एक बार पहले अच्छे से समझ लिया, हाँ मेरे समझ में आ गया, 80 से 90% आपके समझ में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फेज़ में फिर थोड़ा सा गैप करके फेयर कॉपी लेके बैठ जाओ और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। सेशन को देखते रहो और नोट्स बनाते रहो। उससे क्या होगा, सेशन 2 बार रिपीट हो जाएगा। 2 बार रिपीट होने से क्या होगा, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें बैठती चली जाएंगी। क्लियर है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। अभी हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर के बारे में। नेक्स्ट मैंने डिस्कस कर लिया था रूट्स के बारे में। मैंने आपको टैप रूट और फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल लेके बताया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि अगर आप अपने वॉशरूम में जाते हैं, ठीक है, तो अगर आप टैप ऑन करते हैं तो जान लो वो टैप रूट है, और जब आप शावर ऑन करते हैं, शावर लेते हैं, तो जान लो वो फाइब्रस रूट है। तो कभी भी अगर ऐसा कर रहे हो तो ज़रूर ध्यान देना, आपको टैप रूट और फाइब्रस रूट कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से रूट्स के बारे में बताया था, रूट्स का क्या फंक्शन होता है। रूट्स के मॉडिफिकेशन भी होते हैं। सम प्लांट द रूट्स मॉडिफाई हो जाते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। वैसे तो रूट का क्या फंक्शन है, दैट एनकरेज द प्लांट, एंकर करता है, एंकर मतलब होल्ड करता है प्लांट को, ठीक है। आफ्टर दैट इट एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल, मिनरल फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। लेकिन अदर देन दीज फंक्शन द रूट्स कैन आल्सो परफॉर्म
accessory function in some plant like as roots help in the respiration, roots help in the extra support to the plant। जैसे मैंने आपको बनियन ट्री में बताया था, सुगर केन में बताया था, सुगर केन में रूट्स निकल आती हैं एंड दैट प्रोवाइड आल्सो दैट दे प्रोवाइड द एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द प्लांट, वो स्टॉक को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रूट के बारे में। देन आई टोल्ड यू अबाउट द स्टेम, स्टेम के बारे में बताया था कि स्टेम वेन एवर यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई अ स्टेम यू ऑलवेज यू विल हैव द नोड एंड इंटर नोड। अब नोड क्या होता है? नोड एक जो है कंडेंस पार्ट होता है स्टेम में। अगर आप स्टेम को ध्यान से देखो तो कल भी मैंने ऐसे बना के दिखाया था कि अगर कोई स्टेम है तो स्टेम को अगर आप टच करोगे तो कहीं कहीं आपको हल्का सा स्वेलन पोर्शन दिखेगा। ठीक है, आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा मतलब एकदम सेम नहीं है। जैसे बैम्बू देखोगे या कोई भी स्टेम देखोगे तो उसमें आपको एक स्वेलन पोर्शन जरूर दिखेगा, तो वो नोडल पार्ट होता है। और नोड पार्ट के बीच में जो गैप होता है उसी को क्या बुलाते हैं? इंटरनोडल पार्ट बुलाते हैं। ठीक है, और इसी स्टेम पे बहुत सारे ऐसे एक्सिल निकलते हैं, ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, तो वो जो एक्सिल होता है वो हो सकता है वो लीफ में मॉडिफाई हो जाए, देख सकते हो यहाँ पे लीफ में मॉडिफाई हो गया, हो सकता है वो फ्लावर में मॉडिफाई हो जाए। तो इसका मतलब है जो लीव्स हैं, जो फ्लावर्स हैं, वो सब अरेंज कहाँ पे हो रहे हैं? दे ऑल आर प्रेजेंट ऑन द स्टेम, क्योंकि स्टेम में ब्रांचेस निकलती हैं, उसी ब्रांचेस पे लीफ या फ्लावर या फ्रूट तीनों प्रेजेंट हो सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हो गया स्टेम के बारे में कि स्टेम क्या होती है और स्टेम का भी मॉडिफिकेशन होता है। लाइक एस यू हैव सीन स्पाइंस, बहुत सारी स्टेम्स ऐसी हैं, जैसे आपने कैक्टस देखा होगा तो कैक्टस पे स्टेम पे देखे होगे स्पाइंस नज़र आती हैं, वो लीफ मॉडिफिकेशन है। ठीक है, वहाँ पे लीफ मॉडिफाई हो गई। लेकिन बहुत सारे स्टेम ऐसे हैं जहाँ पे आपने देखा होगा, जैसे बबूल का प्लांट देखा होगा, ठीक है, और साइट्रस मतलब लेमन का प्लांट देखा होगा, बेल का प्लांट देखा होगा, तो वहाँ पे देख सकते हो कि स्टेम पे थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर मतलब आ जाते हैं, थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होते हैं, एराइज होते हैं। ठीक है, तो वो है क्या? वो मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का मॉडिफिकेशन है। आपने बहुत सारे प्लांट में टेंड्रिल देखा होगा, 10th क्लास में आपने टेंड्रिल पढ़ा है, जिसमें थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट पढ़ी है आपने कि टेंड्रिल जो है वो सपोर्ट में ग्रोथ करते हैं। ठीक है, वो सपोर्ट अगर कहीं पे उनको सपोर्ट मिल जाए तो उसी सपोर्ट में वो ग्रोथ करते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो वो टेंड्रिल है, तो मॉडिफिकेशन ही तो है। सम टाइम द स्टेम आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जैसे कैक्टस में जितने भी डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, कैक्टस है, अपोन्शिया है, इसमें जो स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये दिस इज द मॉडिफिकेशन इन द डेजर्ट प्लांट, ये डेजर्ट प्लांट में मॉडिफिकेशन। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि स्टेम का मेन रोल क्या है? कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल, जो सॉयल जो है, सॉयल से रूट एब्जॉर्ब कर रहा है, उसका कंडक्शन कौन कर रहा है? कंडक्टिव पार्ट कौन है? स्टेम। लेकिन है वो डिफरेंट रोल भी परफॉर्म करता है। स्टेम फूड का स्टोरेज भी करता है, लाइक एज इन द पोटैटो। व्हाट इज पोटैटो? अब तुम कहोगे सर वेजिटेबल है, सब्जी है, ठीक है, लेकिन बायोलॉजिकल क्या है? बायोलॉजिकली दैट इज स्टेम, वो स्टेम है और उसको खाने से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो इसका मतलब है वो स्टेम है और क्या कर रहा है? स्टोरेज कर रहा है। तो सो मेनी स्टेम्स आर देयर, दोज आर स्पेशलाइज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, लाइक एज पोटैटो, जैसे पोटैटो उसका एग्जाम्पल है। तो इस तरह से स्टेम का भी क्या होता रहता है? मॉडिफिकेशन होता रहता है। कल मैंने आपको स्टेम ऐसे पार्ट्स बताए थे कि एक्सिलरी बड्स होते हैं, नोड्स होते हैं, इंटर नोड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये एक्सिलरी एपिकल बड, एक्सिलरी बड को डायग्रामेटिकली शो कर दिया था कि किस तरह से बड्स प्रेजेंट होते हैं। एपिकल मतलब जो टिप पार्ट पे आ जाए, एक्सिलरी मतलब जो किसी एक्सिल से निकले, याद रखना। एक्सिल मतलब एक्सेस, एक्सेस मतलब किसी एंगल से अगर अराइज हो रहे हैं, देख सकते हो आप, ठीक है, लेटरली ग्रो हो रहे हैं, तो उसको बोलाते हैं हम एक्सिलरी बड। ठीक है, तो इस तरह से ये बड के बारे में हो गया। अब जल्दी से मैं आपको लीफ के बारे में बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, देन वी विल स्विच टू द आवर टॉपिक, फिर हम मेन टॉपिक पे अपने आ जाएंगे। देखो ये लीफ का मेन स्ट्रक्चर है, ये आपने बहुत जूनियर क्लासेस में भी पढ़ रखा होगा। ठीक है, जूनियर क्लासेस में जो मैम होती थी वो बनवाती थी आपसे ना लीव्स के पार्ट, तो आपने ये सारे पार्ट्स बना रखे होंगे। बस थोड़ा सा हम लोग इसको स्टडी कर लेते हैं जल्दी से। देखो जो लीफ है वो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से स्टेम से अटैच होती है, जिसको बोलते हैं पेटियोल। सो मेनी लीव्स डोंट हैव पेटियोल, बहुत सारी ऐसी लीव्स होती हैं जहाँ पे पेटियोल नहीं होता है, और कहीं कहीं पे पेटियोल जो होता है स्वेलन होता है। अगर आपके आसपास मैंगो का ट्री होगा, ठीक है, मैंगो की अगर आपको लीफ मिल जाएगी तो मैंगो की लीफ को ऑब्जर्व करना, तो यहाँ पे जो लीफ बेस होता है यहाँ पे ये स्वेलन होता है, जो इनका लीफ बेस होता है वह स्वेलन होता है, उसको बुलाते हैं पल्विनस। ठीक है, इसी पार्ट को हम लोग बुलाते हैं क्या?
पल्विनस। तो पल्विनस क्या होता है? स्वेलन पोर्शन होता है। ऐसी लीफ को आप बहुत ईजिली ब्रेक कर सकते हो, बहुत आराम से। हल्का सा भी अगर आप फोर्स प्रेशर लगाओगे तो लीफ आपके हाथ में आ जाएंगी। जैसे मैंगो की लीफ, मैंगो की लीफ अगर आपको मिल जाए तो आपके उसके बेस पे देखना स्वेलन पोर्शन दिखेगा, जिसको हम क्या बुलाते हैं? पल्विनस बुलाते हैं। और जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लीफ को स्टेम से अटैच करता है, उसको क्या बुलाते हैं? पेटियोल। ठीक है, जैसे फ़ैन में रॉड नहीं लगी होती है, ऐसे एकदम जान लो ये फ़ैन है और फ़ैन में रॉड लगी है, तो ये इसको मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, जो पेटियोल होता है वो किस में हेल्प करता है? मूव करने में हेल्प करता है। उसके बाद पेटियोल के पास देख रहे हो एक छोटी सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बुलाते हैं स्टिप्यूल। इसी को बुलाते हैं हम स्टिप्यूल। ठीक है, तो स्टिप्यूल क्या है? वो रिड्यूस्ड लीफ है, वो पेटियोल के पास प्रेजेंट होती है। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे प्लांट में प्रेजेंट ना हो, तो स्टिप्यूल प्रेजेंट भी हो सकती है, स्टिप्यूल प्रेजेंट अब्सेंट भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो जो पेटियोल है आगे बढ़ के एक मेन लाइन बना ले रहा है, जिसको बोलते हैं मिड रिब। ठीक है, मेन जो एक वेन बना लेता है उसको बुलाते हैं मेन वेन या मिड रिब। उसके बाद जो मिड रिब होता है उससे बहुत सारी लेटरल वेन्स ज्वाइन हो जाती हैं। ठीक है, ये लेटरल वेन्स हैं। उसके बाद जो लीफ की जो मार्जिन है उसको बुलाते हैं लैमिना। ठीक है, जो पूरा ब्रॉड शेप है उसको क्या बुलाते हैं? लैमिना। इसकी जो ये जो मतलब जो एज है उसको बुलाते हैं मार्जिन। मार्जिन मतलब पता ही है आपको, कहीं पे भी मार्जिनल, मार्जिनल मतलब किनारा। ठीक है, तो यहाँ पे मार्जिन का मतलब है जो लैमिना का जो एज वाला पोर्शन है वो क्या है? वो मार्जिन, उसको हम बुला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लीफ के ये पार्ट हो गए। क्लियर है? और वेन्स दो टाइप की होती हैं, एक लेटरल वेन होती है ऐसे ऐसे। ठीक है, आपने मोनोकॉट, कोई भी मोनोकॉट प्लांट देखोगे तो उसमें वेन्स ऐसे दिखेंगी, एकदम पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, मतलब मिड रिब के पैरेलल होंगी। जैसे मैं स्ट्रक्चर में बना दे रहा हूँ ऐसे होंगी। ठीक है, इस तरह से। लेकिन एक होती है रेटिकुलेट, जो एक होती है उनको बुलाते हैं हम रेटिकुलेट। देखो जहाँ पे भी रेटिकुलेट वर्ड आ जाए उसका मतलब ये होता है नेटवर्क। कहीं पे भी रेटिकुलेट वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है नेटवर्क। जैसे आप अपनी ये हाथ के इन जो वेसल्स हैं इनको देखो तो ये नेटवर्क की तरह फैले हुए हैं। ठीक है, तो ये भी रेटिकुलेट है। तो इसी तरह से जो वेन्स होती हैं वो नेटवर्क की तरह, देख सकते हो इस लीफ में नेटवर्क की तरह पूरी तरह से स्प्रेड आउट है। तो इसी वेनेशन को क्या बुलाते हैं? रेटिकुलेट। मैंने एक नया टर्म यूज़ किया, वेनेशन। वेनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स इन द लीफ इज नोन एज वेनेशन। तो वेनेशन कितने टाइप का हो गया? दो टाइप का हो गया। एक हो गया रेटिकुलेट और दूसरा क्या हो गया? पैरेलल वेनेशन हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में मैंने लीफ का कुछ और भी पार्ट देखो लगा रखा है। पेटियोल है, पेटियोल में देखो एक्सिलरी बड है। एक्सिलरी बड से ही देखो स्टेम के जो एक्सिलरी बड होते हैं उसी से लीफ जो है वो एराइज होती है। हो सकता है यहाँ से फ्लावर भी अपीयर हो, मतलब फ्लावर भी डेवलप हो सकता है और यहाँ से लीफ भी डेवलप हो सकती है, तो उसको बुलाते हैं हम एक्सिलरी बड। क्लियर है? लीफलेट्स हो गई। जब आपने कुछ जैसे बेलपत्र देखा होगा तो उसमें लीफलेट्स होती हैं, जो लीफ होती है वो दो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो उसको हम बुलाते हैं कंपाउंड लीफ। अगर केवल एक लीफ है, अगर जैसे मैंगो, तो मैंगो में एक फुल लीफ है तो उसको बुलाते हैं सिंपल लीफ। लेकिन अगर लीफ जैसे मेहंदी का प्लांट देखा होगा आपने, छोटी छोटी लीव्स होती हैं, तो ऐसे लीव्स को बुलाते हैं कंपाउंड लीफ। जहाँ पे लीफ जो है वो एक ही लीफ कई सारे पार्ट में डिवाइड हो जाती है, उसको बुलाते हैं कंपाउंड लीफ। तो इस तरह से लीफ दो टाइप की होती है। जब आप अपनी एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें लीफ दो टाइप की है, एक कंपाउंड लीफ और एक सिंपल लीफ। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से लीफ का ये पार्ट हो गया और मैंने लीफ भी बता दिया आपको, और ये तीनों आपके सिलेबस में अब नहीं है। ठीक है, वन टाइम मॉडिफिकेशन है और ये तीनों ही आपको एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया जिससे आपको एलिमेंट्री आइडिया रहे कि रूट, लीफ और स्टेम होते हैं, उनके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और जैसे ही कंप्लीट होगा मैं आपको रूट, लीफ, स्टेम और जो टॉपिक बचे हैं उनको जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ इन्फ्लोरेसेंस। सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस देख लो क्या होता है। आपने बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट देखे होंगे, आपने मस्टर्ड देखा होगा, मस्टर्ड के प्लांट देखे होंगे, आपने और भी बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे। तो होता क्या है, उसमें जो फ्लावर्स की अरेंजमेंट होती है, जैसे यहाँ देखो फ्लावर्स अरेंज है। ठीक है, किस तरह से अरेंज है? हर एक ब्रांच पे फ्लावर है। अगर हर एक ब्रांच पे फ्लावर हैं तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर। आपने बहुत सारे ऐसे भी प्लांट ऑब्जर्व किए होंगे कि एक ब्रांच पे केवल एक ही फ्लावर रहता है, अकेले। तो बायोलॉजी में अकेले रहने का मतलब है सॉलिटरी। वैसे भी सॉलिटरी इंग्लिश वर्ड है, सॉलिटरी मतलब क्या होता है? सिंगल। अगर एक ब्रांच में केवल एक ही फ्लावर है तो उसको बोलते हैं सॉलिटरी फ्लावर, सॉलिटरी कंडीशन। लेकिन अगर कई सारे फ्लावर्स हैं तो उनकी अरेंजमेंट होगी, उसको बुलाएंगे इन्फ्लोरेसेंस। तो व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस? अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन द ब्रांच ऑफ द स्टेम या ब्रांच इज नोन एज
इन्फ्लोरेसेंस, उसको हम क्या बुलाते हैं, इन्फ्लोरेसेंस बुलाते हैं। तो देख सकते हो द शूट मॉडिफाई, याद रखना अगर कोई पूछे कभी भी कि व्हाट इज़ फ्लावर, वैसे अगर कोई पूछे व्हाट इज़ फ्लावर तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फ्लावर इज़ अ पार्ट, फ्लावर इज़ अ फैसिनेटिंग पार्ट, फ्लावर फैसिनेटिंग पार्ट है। फ्लावर इज़ अ पार्ट विच इज़ यूज टू एक्सप्रेस द फीलिंग। आपको किसी से लव है तो एक डे आता है वैलेंटाइन, तो उसमें लोग अपने लव को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। कैसे एक्सप्रेस करते हैं, रेड रोज़ दे के। तो इसका मतलब है फ्लावर एक ऐसा पार्ट है जो फीलिंग को भी एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। रेड रोज़ दे रहे हैं तो कह रहे हैं ये लव के लिए दे रहा है, येलो रोज़ दे रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, फ्रेंडशिप के लिए दे रहे हैं। समझ में आई बात, इतना तो आपको पता ही होगा, क्लियर है। तो फ्लावर क्या है, अब वैसे अगर फ्लावर देखें तो वो फैसिनेटिंग पार्ट है, फीलिंग को एक्सप्रेस करने में यूज़ हो रहा है। रिलीजियस, बहुत सारे रिलीजियस सेरेमनीज होते हैं, उसमें हम फ्लावर को यूज़ करते हैं, फ्लावर को भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं, ठीक है। इतने सारे फ्लावर है। लेकिन अगर कोई बायोलॉजी वाले स्टूडेंट से पूछे कि बताओ भाई व्हाट इज़ फ्लावर, जैसे अगर कोई बायोलॉजी स्टूडेंट से पूछे कि भाई ये बताओ तुम्हारे दिल में कौन रहता है, तो तुम कहोगे मेरे दिल में तो ब्लड रहता है, खून रहता है, कोई और नहीं रहता। तुम्हारा दिल कभी टूटा है? अरे भैया दिल कैसे टूटेगा कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, या तो कार्डियक फेलियर हो जाएगा, या तो वो डैमेज हो जाएगा। टूटता उठता कुछ नहीं है, शीशा थोड़ो ना है जो दिल टूट जाएगा। तो बायोलॉजी के जो स्टूडेंट है उनका जो ओपिनियन है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई पूछे व्हाट इज़ फ्लावर, तो भाई इट इज़ मॉडिफाइड शूट, ये शूट मॉडिफाइड है। और ये क्या है, इट पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन, इट इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, ये प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्लियर है। तो दो चीज़ें बता सकते हो, एक तो ये शूट मॉडिफाई टू फॉर्म द फ्लावर, वो फ्लावर फॉर्म कर जाता है, दैट इज़ फ्लावर इज़ कंसीडर्ड एज अ मॉडिफाइड शूट। तो एक लाइन में अगर आपको फ्लावर को डिस्क्राइब करना हो तो क्या लिखोगे, मॉडिफाइड शूट। व्हेन द एपिकल शूट मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम, जो एपिकल है, अभी मैंने दिखाया था ना, एपिकल शूट जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है, फ्लोरल मेरिस्टेम। याद रखना मेरिस्टेम एक ऐसा टिश्यू होता है दैट इज स्पेशलाइज फॉर द डिवीजन। आपने 10th में भी नाइन्थ में पढ़ रखा है कि मेरिस्टेम एक ऐसा टिश्यू है जो स्पेशलाइज होता है डिवीजन के लिए, हमेशा प्रोमिनेंट रहता है। जैसे होता नहीं, बहुत लोग, कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही एक्टिव होते हैं कि उनको मतलब हमेशा उनका मन करता है क्या पाएँ क्या कर डालें, ठीक है। तो ऐसे ही मेरिस्टेम भी होता है, जल्दी से डिवाइड कर जाए, तो इसीलिए बहुत एक्टिव होता है इन द डिवीज़न फेज, डिवीज़न के लिए स्पेसिफिक होता है। तो जो मतलब एपिकल शूट होता है वो किस में चेंज हो जाता है, फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो जाता है। और याद रखना अगर मेरिस्टेम में चेंज हो गया तो ये डिवाइड करेगा। देन द शूट बियर्स फ्लावर, और उसमें क्या आ जाते हैं, फ्लावर्स आ जाते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरल मेरिस्टेम द एक्सिस कंडेंस, जिस एक्सिस से फ्लावर निकल रहा है उसके पहले एक्सिस कंडेंस हो जाती है, वहाँ से पता लगने लगता है यहाँ से फ्लावर जरूर अराइज होगा। एंड इंटर नोड डू नॉट इलोंगेट, और याद रखना जो नोडल वहाँ पे जो एक्सिस है वो तो कंडेंस हो गई, तो इसीलिए इंटर नोडल पार्ट इंक्रीज नहीं होगा। मतलब जो शुगर केन वाला मैंने बताया था, तो शुगर केन में इंटरनोडल पार्ट की ग्रोथ होती है क्योंकि वहाँ से फ्लावर नहीं अपीयर हो रहा है। लेकिन अगर फ्लावर अपीयर हो जाएंगे तो उसकी इंटरनोडल पार्ट की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, वो इलोंगेट नहीं होगी। द एक्सिस बियर फ्लावर एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, मतलब उसकी जो एक्सिस है, अभी मैंने दिखाया था लीव्स के केस में कि वहाँ से वैसे तो लीव्स निकलती हैं लेकिन वहाँ से फ्लावर भी अपीयर हो सकते हैं। इंस्टेड ऑफ लीव्स फ्लावर अपीयर, वहाँ से फ्लावर क्या होने लगते हैं, डेवलप होने लगते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, मतलब फ्लावर के बारे में। अब इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, अभी तक इन्फ्लोरेसेंस नहीं बताया मैंने, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस मैंने आपको वैसे तो बता दिया कि अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर, लेकिन इतने पूरे पैरा में कहीं इन्फ्लोरेसेंस के बारे में नहीं लिखा है, यहाँ पे केवल फ्लावर के बारे में लिखा है। क्योंकि अगर आप फ्लावर के बारे में नहीं जानते तो इन्फ्लोरेसेंस के बारे में आप नहीं जान सकते, इसीलिए सबसे पहले मैंने फ्लावर के बारे में डिस्क्राइब कर दिया। अब ये आपको पिक्चर दिखा दी, अब आपके दिमाग में हमेशा पिक्चर रहेगी कि हाँ फ्लावर की जो अरेंजमेंट होती है उसी को बुलाते हैं क्या, इन्फ्लोरेसेंस। देखो ये हो गए दो टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। अब यहाँ पे देख सकते 3 ब्रांचेज हैं। अब मैं पेन की हेल्प ले सकता हूँ, ठीक है, पेन के हेल्प से आपको बता सकता हूँ। जैसे मान लो ये ब्रांचेज हैं, ठीक है, ये 3 ब्रांचेज हैं, ठीक है, इस तरह से ये ब्रांचेज हैं ये, ठीक है। अब मान लो इसमें जो फ्लावर है, ये इस तरह से जो ब्रांचेज हैं इस पे फ्लावर आ गया, कहाँ पे आ गया, टिप पार्ट पे आ गया। अब ये जो टिप पार्ट है ना, इसकी ग्रोथ नहीं होगी, मतलब अगर इन तीनों टिप पर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इन तीनों पे अगर फ्लावर आ गया तो इसकी ग्रोथ नहीं होगी। अब टिप मतलब अब इसकी ये जो पार्ट है इलोंगेट नहीं करेगा, ये टर्मिनेट हो गया यहाँ पे, समझ में आया। तो ऐसी भी फ्लावर की अरेंजमेंट होती है। आपने बहुत सारे ऐसे प्लांट देखे होंगे, जैसे मैरीगोल्ड देखा
से वो रुक गया। क्लियर है? तो इस तरह से यहाँ पे जो फ्लावर आ गया वो ओल्ड फ्लावर होता है, ठीक है, और नीचे से नया फ्लावर आएगा। तो ऐसी कंडीशन में ओल्ड फ्लावर ऊपर होता है और नीचे से क्या आएगा, नया फ्लावर आएगा। दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन में क्या होगा, अगर मान लो फ्लावर यहाँ पे आ गया तो इसकी ग्रोथ होगी, इसकी भी ग्रोथ होगी। तो जब ग्रोथ होगी तो यंग फ्लावर ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? जो यंग फ्लावर है वो ऊपर की तरफ चला गया। भाई अगर आप इस पर बैठ गए और ये ऐसे बढ़ रहा है तो आप ऊपर चले जाओगे ना, ऐसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको क्या दिख रहा है, फ्लावर की अरेंजमेंट दिख रही है। एक अरेंजमेंट ये होती है जिसमें फ्लावर शूट पे डेवलप होता है और शूट की ग्रोथ वहीं रुक जाती है, एपिकल मतलब टर्मिनेट हो जाता है। और एक ऐसा अरेंजमेंट दिख रहा है जहाँ पे शूट की ग्रोथ हो रही है, देख सकते हो ये ग्रोथ इस तरह से ग्रोथ हो रही है और इस तरह से ग्रोथ होकर वो जो स्टेम है वो भी इलॉन्गेट होता रहता है, मतलब ग्रोथ होती रहती है। क्लियर है? और यहाँ पे ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो इस तरह से दो टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। पहले देख लो इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है। द फ्लावर बॉर्न आइदर सिंगली और इन क्लस्टर। अभी मैंने जो पिक्चर दिखाई थी यहाँ पे ये क्लस्टर में है, बहुत सारे फ्लावर हैं, लेकिन यहाँ पे देखो एक सिंगल फ्लावर है किसी किसी ब्रांच पे। तो ऑन द शूट, व्हेन द शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लावर, आपको पता है जो शूट टिप है अगर वो फ्लावर में ट्रांसफॉर्म हो गई तो ये सॉलिटरी है, बस अकेले रहेगा यहाँ पे, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, लेकिन जो अगर कई सारे फ्लावर हैं तो उनकी जो अरेंजमेंट होती है फ्लोरल एक्सिस पे, याद रखना एक्सिस मतलब तो समझ गए हो ना कि एक्सिस क्या होती है। किसी भी चीज़ की कोई भी चीज़ अगर कहीं पे अटैच हो तो उसकी कोई ना कोई एक्सिस होती है। जैसे अर्थ की एक्सिस होती है, जहाँ पे अर्थ, जिस पे अर्थ क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सिस समझ सकते हो। तो अगर अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। जैसे इस डायग्राम में देखो तो ये एक्सिस है, ये जो एक्सिस है बीच वाली, इस पे फ्लावर देखो कैसे अरेंज है, ब्रांच टू ब्रांच अरेंज है, मतलब ब्रांचेस, अलग अलग ब्रांचेस पे फ्लावर प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे देखो जो एक्सिस है उसके टर्मिनल पे फ्लावर आ जा रहे हैं, लास्ट वाले टिप पे फ्लावर आ जा रहे हैं और उस टिप की ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये फ्लावर की अरेंजमेंट को शो कर रहा है। दो टाइप के फ्लावर की, दो टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, एक होता है रेसिमोस और एक होता है साइमोस। दो टाइप के इन्फ्लोरेसेंस आपको पढ़ने हैं, यही दोनों टाइप के इन्फ्लोरेसेंस आपके सिलेबस में हैं, रेसिमोस और साइमोस। आउट ऑफ द सिलेबस जाएं तो बहुत सारे टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम केवल दो मेन टाइप के रेसिमोस और साइमोस देख लेते हैं। तो रेसिमोस देखो, सबसे पहले रेसिमोस क्या होता है, द शूट एक्सिस कंटिन्यू, मैंने अभी बताया ना कि ऐसे जैसे फ्लावर यहाँ पे आ गया लेकिन इस शूट एक्सिस की ग्रोथ हो रही है, इस तरह से इसकी ग्रोथ होगी। द शूट एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो इनडेफिनेटली, इनडेफिनेटली मतलब वो डेफिनेट ग्रोथ नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि बस इतनी दूर जाके बस इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, नहीं। जैसे मैंगो प्लांट है, मैंगो की जो उस पर जो फ्लावर्स आते हैं उसकी शूट की ग्रोथ होती रहती है। आपने मस्टर्ड अगर देखा होगा तो मस्टर्ड में भी यही ऐसे ही होता है, ठीक है। तो उसकी जो शूट है ना वो इनडेफिनेटली ग्रो करेगी। एंड द फ्लावर्स आर बॉर्न, यहाँ पे BORNE है, याद रखना। बॉर्न मतलब क्या होता है, कैरी करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को कहीं पे लेके जाना, बॉर्न इन एन एक्रोपीटल सक्सेशन। एक्रोपीटल मतलब ब्रांच टू ब्रांच, एक्रोपीटल मतलब क्या होता है, ब्रांच टू ब्रांच। क्लियर है? यंगर फ्लावर्स आर प्रेजेंट टुवर्ड द एपेक्स, जो यंगर फ्लावर होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, एपेक्स पे, और जो ओल्ड फ्लावर होंगे वो नीचे। जैसे मैं समझा दे रहा हूँ तुम्हें, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये ऑरेंज कलर आपको अच्छे से दिख रहा होगा। जैसे मान लो यहाँ पे एक फ्लावर आ गया, यहाँ पे फ्लावर आ गया, ठीक है, ये इसको जान लो फ्लावर है, ये यहाँ पे फ्लावर आ गया। अब एक यहाँ पे नया फ्लावर आ गया, ठीक है। अब इसकी ग्रोथ हो रही है ना, इसकी ग्रोथ हो रही है, तो जो पहले का फ्लावर है वो तो यहीं रुक जाएगा ना, वो थोड़ा ना उसके साथ चला जाएगा। जो पहले से फ्लावर है पहले वो भी यंग रहा होगा, अब क्या हो गया, वो ओल्ड हो गया। जो नया फ्लावर आएगा वो ब्रांचेस की जब ग्रोथ होगी उस पर नया फ्लावर आ जाएगा। तो बताओ यंग फ्लावर कहाँ पहुँच गया, ऊपर, और ओल्ड फ्लावर कहाँ रह गया, नीचे की तरफ। तो इसीलिए लिखा हुआ है यंगर फ्लावर्स आर प्रेजेंट टूवर्ड्स द एपेक्स एंड द ओल्डर आर प्रेजेंट एट द बेस। समझ में आया? जैसे सबसे पहले ये वाला मान लो फ्लावर आ गया, ठीक है, ये अभी के लिए यंगर फ्लावर है, लेकिन जब धीरे धीरे इसकी ब्रांचेस की ग्रोथ होने लगेगी और फ्लावर अपीयर होने लगेंगे तो ये ओल्ड हो जाएगा। ये ओल्ड वाला यहीं रह जाएगा क्योंकि ब्रांचेस की तो ग्रोथ हो जा रही है। तो ग्रोथ हो जाएगी तो जो यंगर फ्लावर आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही लाइन आती है और पूछता है कि ये कौन से इन्फ्लोरेसेंस का कैरेक्टरिस्टिक है,
कि यंगर फ्लावर एपेक्स पे होता है और ओल्डर फ्लावर बेस पे होता है। समझ में आया? तो मैंने दो एग्जांपल दे दिए, रेडिश और मस्टर्ड। आप इंटरनेट पे भी रेडिश और मस्टर्ड के प्लांट को देख के आप आराम से पहचान सकते हो। और मैंने यहाँ पे एक पिक्चर भी लगा दी है कि किस तरह से यंग फ्लावर ऊपर एपेक्स की तरफ होता है और ओल्ड फ्लावर बेस की तरफ होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ साइमोस में क्या होगा? इन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस। एक अंकल हैं जिनका नाम है पेडंकल। पेडंकल मतलब होता है जो मेन एक्सिस होती है ना जिसपे फ्लावर डेवलप होता है, उसको बुलाते हैं पेड अंकल। तो आप अंकल से याद रखोगे, अंकल के कंधों पे आप बैठ के जा रहे हो, ठीक है, तो जान लो जिस कंधे पे फ्लावर बैठा है उसको बुलाते हैं पेडंकल। क्लियर है? तो पेडंकल टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर। जो शूट है मतलब जो एक्सिस है वो टर्मिनेट किससे हो रहा है? फ्लावर से। देख सकते हो यहाँ पे वो फ्लावर पे टर्मिनेट हो गया, ये भी टर्मिनेट हो गया और ये भी टर्मिनेट हो गया। बात समझ में आई? एंड हेंस अ लिमिटेड ग्रोथ। इसीलिए मैंने अभी बताया था ना कि ऐसे ब्रांचेस की ग्रोथ रुक जाती है, जैसे ही फ्लावर अपीयर हुआ बस उनकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाएगी। इन साइमोस द फ्लावर आर बॉर्न इन अ बेसिपीटल ऑर्डर, मतलब बेस पे प्रेजेंट होते हैं, बेसिपीटल फिक्स ब्रांचेस पे होते हैं, उसी ब्रांच पे फ्लावर आएंगे, ब्रांच टू ब्रांच फ्लावर डेवलप नहीं होंगे। अब यहाँ पे बताओ, जो ओल्डर फ्लावर है वो ऊपर की तरफ होगा और जो यंगर फ्लावर है वो नीचे की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि जो ओल्ड है वो तो ऊपर की तरफ पहुँच गया है, समझ में आया, और ब्रांच की ग्रोथ तो नहीं हो रही है, तो जो यंग फ्लावर है वो नीचे से डेवलप होगा ना। तो ओल्ड फ्लावर जब ऊपर से मर जाएगा तो नीचे से यंग फ्लावर आ जाएगा। बात समझ में नहीं आई? ठीक है, तो इस तरह से रेसीमोस और साइमोस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन दोनों में डिफरेंस जरूर लिख लेना, ठीक है। दिस इज द असाइनमेंट फॉर यू, राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन द रेसीमोस एंड द साइमोस। क्लियर है? विद एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख रखे हैं, बेगोनिया, टीक, बोगनवेलिया, डायंथस और सोलेनम। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? साइमोस के। क्लियर है? तो इस तरह से दो टाइप के इन्फ्लोरेसेंस आज मैंने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक में वी विल स्टडी अबाउट द फ्लावर। फ्लावर के बारे में स्टडी करेंगे, फ्लावर की पूरी मॉर्फोलॉजी जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैं सेशन को कंप्लीट कर रहा हूँ। एंड हाउ आर यू लाइकिंग माई सेशन? प्लीज प्रेस द लाइक बटन। लाइक बटन पर प्रेस करना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि यस सर वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उससे बेनिफिट आपका है, जैसे भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं सेशन को कंप्लीट कर रहा हूँ। स्टे एट योर होम, स्टे फिट, स्टे सेफ।